रेयान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य का मनन अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा और काल विभाजन का हम लोग एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, इससे पहले हम गारसा दत्तासी और जॉर्ज गिब्सन के बारे में, शिवसिंगर सिंह के बारे में बता चुके हैं। आज मिश्र बंधु को बताने वाले हैं, लेकिन उससे हम पहले मित्रों चाहते हैं कि आप लोग समझ लें कि जो काल विभाजन का आधार होता है वो होता क्या है। काल विभाजन का आधार यानी आप लोग देखते होंगे कि कई जो विद्वान हैं कई नाम रखे हैं, अलग अलग नाम रखते हैं और उस नाम के पीछे कई कारण होता है। कारण होने का मतलब ये है कि जैसे कोई आदिकाल रख दिया, कोई भक्ति काल रख दिया, कोई मध्यकाल रख दिया, कोई राष्ट्रीय का विधान रख दिया, तो उसमें अलग अलग आखिर वो किस विचारधारा से प्रेरित होकर इन्होंने नाम लिखा। तो मित्रों, जो काल विभाजन का आधार होता है, कुछ लोग कर्ता के आधार पर काल विभाजन का निर्माण करते हैं। जैसे कर्ता के आधार पर कोई कवि लेखक बहुत अपने समय का विद्वान रहा, बहुत उसने मेहनत किया, तो होता क्या है मित्रों कि उसके नाम पर एक युग का निर्माण हो जाता है। जैसे भारतेंदु युग, आप लोग सुने होंगे कि भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग का आप लोग नाम सुना। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है। प्रसाद युग आप नाटक में जाएंगे, उसके बाद कहानी में जाएंगे, उसमें प्रसाद युग का नाम मिलता है। उसी तरह प्रेमचंद युग का नाम, मतलब कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि कर्ता के आधार पर भी नामकरण होता है, यानी कर्ता के आधार पर नामकरण होता है, उसी के आधार पर भी नामकरण होता है। दूसरी बात, प्रवृत्ति के आधार पे। प्रवृत्ति के आधार का मतलब होता है विशेषता। उस काल की मित्रों क्या विशेषता रही, किस कारण से वह युग प्रसिद्ध हो गया, और रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर ही, ठीक है, प्रवृत्ति के आधार पे ही काल का विभाजन किया था। तो इन्होंने जैसे प्रवृत्ति के आधार पे, जैसे भक्ति काल यानी पूरा उस समय का वातावरण भक्ति काल था, उसमें भी बंटवारा हुआ संत काव्य, सूफी काव्य, उसके बाद रीति काल, छायावाद, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। तो पूरा यह जैसे जो इस तरह के प्रवृत्तियां पाई गई, उस आधार पर भी नामकरण हुआ। उसके बाद एक तीसरा होता है विकासवादिता के आधार पर, यानी जो साहित्य का विकास हुआ उसके आधार पर। तो साहित्य के विकास के आधार पे आदिकाल नाम पड़ जाता है, मध्यकाल नाम पड़ जाता है। मध्यकाल में भी दो भाग हो जाते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उसी तरह आधुनिक काल का नामकरण हो गया। तो ये किसके आधार पे हुआ था? ये विकासवादिता के आधार पे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इसका निर्माण होता है। एक चौथा विभाजन विद्वानों ने किया सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। किसके आधार पे? सामाजिक और सांस्कृतिक एक घटना होती है समाज में जो बहुत ही काव्य और साहित्य को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो इस तरह के आधार पर भी हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय काव्य धारा का जो नाम पड़ा, इसी सामाजिक सांस्कृतिक जो घटनाएं हुई और साहित्य पे प्रभाव डाली, उसके आधार पे ये लिखा गया राष्ट्रीय काव्य धारा। स्वच्छंदतावाद और भी कुछ इसमें जोड़ सकते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करके पूरा एक सिस्टम बदल दिया, उस आधार पर भी विभाजन होता है। तो मित्रों, आप लोग अच्छी तरह जान गए कि जो काल विभाजन का आधार है, अगर हम बताएंगे इसके बाद कि कर्ता के आधार पे कौन कौन है, प्रवृत्ति के आधार पे कौन कौन है, विकासवादिता के आधार पे कौन कौन है, सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पे विभाजन कौन है, तो आप लोग स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे कि इससे पहले हम लोग काल विभाजन का आधार कैसे पढ़े थे। अब आइए मित्रों, हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिश्र बंधु का जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन था, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मिश्र बंधु, आप लोगों को पता होगा कि 3 भाई थे, ठीक है, और ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उन तीनों भाइयों का नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सारा चीज़ स्पष्ट
एवं क्लियर होना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो नोट करिए, ये है मिस्र बंधु, सॉरी चल नहीं रहा है, मिस्र बंधु, ठीक है। बढ़िया से वो सूखा नहीं था, चूंकि पानी मार दिए थे, इसके वजह से गड़बड़ हो गया। 1 से 2 मिनट अब स्पष्ट दिखाई देगा। तो शिवशंकर सिंह को हम लोग पढ़ चुके थे, जॉर्ज गिर्सियन को पढ़ चुके थे, गारसा दत्तासी को पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मिस्र बंधु को। तो पहले आप लोग नोट कर लीजिए, मिस्र बंधु, मिस्र बंधु। अब मिस्र बंधु को शार्ट में याद करने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख लीजिए GS। GS का मतलब ये हुआ कि 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। जी का मतलब हो गया गणेश बिहारी, गणेश बिहारी, ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। और यश का मतलब हो गया श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। और तीसरा हो गया सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मित्रों, आप लोगों को स्पष्ट रूप से यहाँ क्लियर हो गया होगा कि GS का मतलब जो हम अपना कोड भाषा बनाए हैं, जी का मतलब हो गया गणेश बिहारी मिश्र, और यश का मतलब हो गया श्याम बिहारी मिश्र, यश का मतलब हो गया सुखदेव बिहारी मिश्र। यानी 3 ये जैसे क्या बोलते हैं भाई थे, और तीनों भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन किया, जिसका नाम पड़ा था मिस्र बंधु विनोद। इन्हीं की रचना है मित्रों, इन्हीं की रचना कौन सी है? इनकी रचना है मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद। यही प्रसिद्ध इनकी रचना है। कौन है? मिस्र बंधु विनोद। अब मिस्र बंधु विनोद इनकी प्रसिद्ध रचना हो गई। मिस्र बंधु विनोद किसकी रचना है? ये मिस्र बंधु विनोद किनकी रचना है? इन भाइयों की। अब सबसे पहला इसमें प्रश्न ये उठता है कि इसके भाग कितने हैं? तो इसके मित्रों जो भाग है, अगर भाग की चर्चा करेंगे कि मिस्र बंधु विनोद का भाग कितना है मित्रों, तो यह जान लेना कि 4 भाग है। कितने भाग हैं? 4 भाग। मिस्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? 4 भाग है, जिसमें से 3 भाग का प्रकाशन, 3 भाग का प्रकाशन, ठीक है। 3 भाग यानी पहला से लेकर तीसरे भाग का जो प्रकाशन था वो 1913 में हो गया। कब हुआ? 1913 ईस्वी में। और जो चौथे भाग का प्रकाशन हुआ, जो चौथा भाग था, ठीक है, चौथा भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। तो मित्रों, यह ध्यान देने की ज़रूरत है
कि प्रथम 3 भाग कब आया? 1913 में आया। अरे भैया याद रखो 1913 में। कितने साल के अंतराल में? देखिए 1934 में, लंबा अंतराल के बाद इनका चौथा भाग का प्रकाशन आता है। और ये कब आता है? 1934 में आता है। तो मिस्र बंधु विनोद एक जैसे बहुत विशाल एक ग्रंथ टाइप है। अब इसमें क्या है कि इसमें सबसे जरूरी क्या है कि पहले बार बड़ा सुव्यवस्थित से काल विभाजन हुआ था। ठीक है। इसकी और विशेषता क्या है कि इसमें कवियों की संख्या, कवियों की संख्या कितनी है? तो एक बात जान लीजिए कि कवियों की संख्या, ये पहला ऐसा विशाल ग्रंथ है जिसमें कवियों की संख्या 5000 है। कितने कवि की चर्चा किए हैं इन्होंने? 5000 कवियों की चर्चा किए हैं। 5000 कवियों की चर्चा करने वाले पहले ऐसे जैसे ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद, जिसमें 5000 कवियों की चर्चा किए हैं। मित्रों एक चीज और बता दें इसमें कि मिस्र बंधु विनोद ने क्या किया कि तुलनात्मक पद्धति के अनुसार कवियों का वर्गीकरण किया। किसके अनुसार? तुलनात्मक पद्धति के अनुसार। तुलनात्मक पद्धति के अनुसार कवियों का वर्गीकरण किया और 3 कॉलम ये विशेष रूप से बनाए थे। ठीक है। तुलनात्मक पद्धति के अनुसार कवियों का वर्गीकरण किया और इनका एक ग्रंथ है। और मिस्र बंधु के बाद, ठीक है, हिंदी नवरत्न बाद में प्रकाशित में आया। इनका ग्रंथ क्या? हिंदी, ठीक है, हिंदी नवरत्न। ध्यान रखिएगा, हिंदी नवरत्न। तो जो हिंदी नवरत्न ग्रंथ है, इसी में 3 तरह के कवियों की उन्होंने चर्चा किया है। वह 3 तरह के कवि कौन कौन है? पहले इन्होंने क्या किया है कि एक बृहत्त्रयी कवि की चर्चा किया है। बृहत्त्रयी, याद रखिएगा मित्रों, बृहत्त्रयी। और बृहत्त्रयी और दूसरे जो कवि हैं मध्यत्रयी। त्रयी का मतलब 3 कवि होता है। और एक है लघु त्रयी। ठीक है। कौन? बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी, लघुत्रयी। ये तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए इनका बाद में एक और ग्रंथ आया हिंदी नवरत्न। और हिंदी नवरत्न में इस चीज की चर्चा किए हैं कि बृहत्त्रयी में सूर तुलसी देव हैं। कौन कौन है? सूर, तुलसी, तीसरा कौन है? देव। ये बृहत्त्रयी के कवि हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा कौन कौन इसमें है बृहत्त्रयी में। बृहत्त्रयी का मतलब ये बहुत बड़े कवि की जैसे चर्चा करते हैं ये मिस्र बंधु विनोद, और बताते हैं कि बृहत्त्रयी में 3 कवि आ सकते हैं। वह हैं सूर बोले तो सूरदास, तुलसीदास और देव, जो रीतिकाल के कवि हैं। सूर तुलसी देव को, ठीक है, सूर तुलसी देव को ये बृहत्त्रयी में मानते हैं। और फिर उसके बाद लिखते हैं मध्यत्रयी, जिसमें बिहारी भूषण केशव 3 कवि हैं मित्रों। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें भी 3 कवि हैं। और कौन कौन कवि हैं ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बिहारी को मानते हैं कि मध्य स्तर के कवि हैं, भूषण को मानते हैं और केशव को मानते हैं मध्यत्रयी में। और लघुत्रयी में क्या करते हैं? मतिराम चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। मतिराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतिराम और चंद्रबरदाई।
वरदाई। ठीक है, 3 कवियों को लेते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। इनका बाद में एक और ग्रंथ आया, हिंदी नवरत्न। याद रखिएगा, हिंदी नवरत्न। और हिंदी नवरत्न में 3 चीज़ की चर्चा किए हैं, बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी और लघुत्रयी। और ये तीनों में 3-3 कवियों को लेते हैं। बृहत्त्रयी में मानो बड़े स्तर के कवियों में ये तुलसी, सूर और देव को लेते हैं। तुलसी, सूर, देव के बड़े स्तर में लेते हैं। मध्यत्रयी में बिहारी, भूषण, केशव तीनों रीतकाल का ही उठा लिए हैं। उसके बाद लघुत्रयी में एक भारतेंदु जी अलग है, फिर मतिराम और चंद्रवरदाई तीनों को लेते हैं। तो यह इनका जो हिंदी नवरत्न में ग्रंथ आया था, तो इनका यह क्या बोलते हैं, एक प्रयास था कि इस तरह की बातें इसमें हो। शुक्ल जी जब कवि परिचय रीतकाल का लेते हैं तो मिश्र बंधु विनोद से ही लेते हैं। यानी शुक्ल जी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी का मतलब होता है रामचंद्र शुक्ल, ये भी ध्यान रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने कवि परिचय, रीतकाल के कवि परिचय कहाँ से लिया था? यहीं से लिया था। रीतकाल के कवियों का परिचय, ठीक है, रीतकाल के कवियों का परिचय यहीं से लिया है। इसकी विशेषता एक और है कि शुक्ल जी कौन? शुक्ल जी बोले तो रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया कि रीतकाल के कवियों का परिचय यहीं से लेने का कार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने यहीं से रीतकाल के कवियों का परिचय लेना शुरू किया। और डॉक्टर नामवर सिंह एक और थे, डॉक्टर, बड़े प्रसिद्ध हैं आलोचक, डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह मित्रों लिखते हैं कि इसे साहित्य का पंचांग कहा जाए। यानी मिश्र बंधु के इतिहास को साहित्य का पंचांग, साहित्य का पंचांग। यानी मिश्र बंधु विनोद को डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा, डॉक्टर नामवर सिंह बड़े अच्छे आलोचक हैं, डॉक्टर नामवर सिंह ने मिश्र बंधु विनोद को कहा कि साहित्य का ये पंचांग है, साहित्य का पंचांग है ये, हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत नहीं है बल्कि हिंदी साहित्य का पंचांग है। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह। याद रखिएगा मित्रों, हिंदी जो मिश्र बंधु का इतिहास है उसके संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि ये साहित्य का पंचांग है, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, साहित्य का पंचांग है। अब मिश्र बंधु की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि मिश्र बंधु ने क्या किया कि 8 काल में, ठीक है, या यह कह सकते हैं कि 8 कालखंडों में विभाजन किए। काल विभाजन कितने किए हैं? काल विभाजन, ठीक है, 8 कालखंडों में किए हैं। 8 कालखंडों में, 8 कालखंडों में काल विभाजन मिश्र बंधु ने किए हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि वो आखिर में काल विभाजन किस तरह मिश्र बंधु ने किया और उसकी विशेषता क्या रही। उस आधार पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी विशेषता रही जो नहीं रहनी चाहिए थी या चाहिए थी। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। आप लोग ना तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए खास खास बातें क्या क्या इसमें याद रखना है कि 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ, फिर उसके बाद चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ, 5000 इसमें कवि हैं, 3 तरह के कवियों का बंटवारा हुआ है, बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी, लघुत्रयी। हिंदी नवरत्न में इसकी चर्चा की गई है। रीतकाल के कवियों का परिचय शुक्ल जी ने यहीं से लिया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने साहित्य का पंचांग इसे कहा है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें कि आखिर में मिश्र बंधु ने काल विभाजन किस तरह किया।
मिस्र बंधु पहले ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने, जैसे जो जॉर्ज ग्रिशियन का काल विभाजन था, जॉर्ज ग्रिशियन का काल विभाजन 11 कालखंडों में था। कितने में था? 11 कालखंडों में था, जिसको इन्होंने क्या किया कि 8 कालखंडों में कर दिया। अब कैसे कर दिया 8 कालखंडों में? यह हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में किया। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, यह कह सकते हैं मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद, ठीक है। मिस्र बंधु विनोद का बंटवारा कैसे हुआ? इसमें सबसे पहला जो है नंबर 1 पे, ठीक है, नंबर 1 पे है आरंभिक काल या प्रारंभिक काल। दोनों किताबों में मिलता है, इसीलिए कह रहे हैं कि दोनों नाम लिखना जरूरी है। आरंभिक आवलिक प्रारंभिक काल, ठीक है। आरंभिक काल को क्या किए कि 2 भागों में इन्होंने बंटवारा कर दिया। पूर्वारंभिक काल, पूर्वारंभिक काल, ठीक है, और पूर्वारंभिक काल का समय 700, ठीक है, 700 से 1343 20 संवत मानते हैं। उसके बाद उत्तरारंभिक, दूसरा इन्होंने कहा उत्तरारंभिक काल, और इसका बंटवारा करते हैं 1344 से 1444, 1344 से 1444 20 संवत, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा आता है जिसका नाम देते हैं मध्य काल, या कह सकते हैं कि माध्यमिक काल। और माध्यमिक काल का भी ये क्या करते हैं कि 2 भाग करते हैं, ठीक वैसे ही पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल, ठीक है। पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल 1445 से 1561, 1445 से 1561 20 संवत, और उत्तर मध्यकाल को 1561 से 1680, 1561 से 1680 20 संवत, ठीक है। इसके बाद तीसरा ये क्या कहते हैं? अलंकृत काल। अलंकृत काल, अलंकृत काल का भी ये 2 भाग करते हैं, पूर्व अलंकृत काल, ठीक है, और मध्य अलंकृत काल है, ठीक है। पूर्व मध्यकाल को कहते हैं 1681 से 1790, 1681 से 1790 20 संवत, और इस उत्तर अलंकृत काल को कहते हैं
1791 से 1889, 1791 से 1889 20 संवत। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक चौथा लेते हैं, उसका नाम देते हैं परिवर्तन काल। परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल का समय मानते हैं 1890 से 1925, 1890 से 1925 20 संवत, ठीक है। और एक पांचवा लेते हैं, उसको कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, और इसको लेते हैं या इसको कहते हैं 1926 से अब तक। मित्रों, ध्यान रखने की जरूरत है कि इनका जो मिस्र बंधु का जो काल विभाजन की तरीका था, प्रक्रिया था, उसमें कई तरह के दोष थे। अब मित्रों, दोष का मतलब ये है कि दोष देखिए कैसे कैसे हैं दोष। तो सबसे पहले अभी हम काल विभाजन को बारे में बताए थे, तो इसमें कई तरह के काल विभाजन का यह निर्माण लेते हैं। जैसे ये देखिए, यह जो काल विभाजन की प्रक्रिया अपनाते हैं, काल विभाजन में कई, जैसे यह कह सकते हैं कि उसका प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए, जो आरंभिक या प्रारंभिक काल है, ये क्या है, विकासवादिता की दृष्टि पे है। विकासवादिता, ठीक है। यह आरंभिक काल विकासवादिता की दृष्टि से है, और यही नहीं, विकासवादिता की दृष्टि से मध्यकाल भी है, और फिर परिवर्तन काल भी है, वर्तमान काल भी है। लेकिन ये जो अलंकृत काल का इन्होंने नाम दिया है, यह प्रवृत्ति के आधार पे है। किसके आधार पे है, प्रवृत्ति के आधार पे। तो पहले तो अपने ही कंफ्यूज हो गए हैं कि चार नाम विकासवादिता के आधार पर रखते हैं, तो एक नाम प्रवृत्ति के आधार पर रखते हैं। और इसमें जो अभी आठ कालखंडों की हमने जो बात किया था, नंबर 1 पे देखिए पूर्व माध्यमिक काल, दूसरा उत्तर प्रारंभिक काल, फिर तीसरा पूर्व मध्यकाल, चौथा उत्तर मध्यकाल, उसके बाद ये पांचवा पूर्व अलंकृत काल, छठा उत्तर अलंकृत काल, उसके बाद सातवां ये जो है कि वर्तमान काल, और आठवां परिवर्तन काल, और आठवां वर्तमान काल। यानी 8 काल खंडों को 5 अध्यायों में करके ये विभाजन करते हैं। अध्याय 5 बनाते हैं, इसमें 8 काल खंड कर देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मिस्र बंधु, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि मिस्र बंधु ने क्या कहा, कि इसमें कोई विशेष रूप से वो विशेषता नहीं बताई जो एक प्रवृत्ति के आधार पे बननी चाहिए। अब जिसको सब लोग आदिकाल कहते हैं, यहां ध्यान देने की जरूरत है मित्रों, कि इसी प्रारंभिक काल को आदिकाल भी कहा जाता है। यानी आदिकाल को मिस्र बंधु ने क्या किया, प्रारंभिक काल कह दिया। आदिकाल का क्या नाम रख दिए मित्रों, ध्यान रखिएगा, आदिकाल का नाम रख दिए। ये क्या, इसी का नाम आदिकाल है। और आदिकाल को मिस्र बंधु ने क्या कहा है, आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। और भक्ति काल को ये मध्यकाल कहते हैं। भक्ति काल को क्या नाम दिया था मिस्र बंधु ने, मध्यकाल नाम दिया था मित्रों, मध्यकाल नाम दिया था। और रीतिकाल को इसने क्या कहा, रीतिकाल को कहा अलंकृत काल। मित्रों ध्यान रखिएगा कि रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले कौन है, मिस्र बंधु ही है। और फिर आधुनिक काल को परिवर्तन काल और वर्तमान काल की संज्ञा, यानी आधुनिक काल को परिवर्तन काल भी कहते हैं, वर्तमान काल भी कहते हैं। तो मिस्र बंधु विनोद का जो काल विभाजन है मित्रों, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि सारे रचना काल खंडों को केवल मध्य और पूर्व भीतर मानकर विभाजन कर देना, और इसमें यह नहीं देखना कि किसमें क्या विशेषता है, यह किसी को साहित्य नहीं